ओके जी, गुड इनफ। तो हम कह रहे थे जनाब, हमारा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का था, दूसरा हमने कर दिया पॉजिटिव्स का, और तीसरा पैराग्राफ हमने कहा था वो हमें नेगेटिव्स का कर देना चाहिए। नेगेटिव्स में क्या क्या शामिल है, उन्होंने जो दो कमेंट दिए हैं वो कौन से कमेंट हैं? वो कमेंट्स हैं कि रश बहुत होता है और महंगा बहुत है। रश बहुत होता है वीकेंड्स पर। जी, वीकेंड्स पे रश बहुत होता है जी। हाउ एवर, इस हाउ एवर का क्या मतलब है? इस हाउ एवर का क्या मतलब है? कि अब ऑपोजिट की तरफ जाने लगे। अब किधर जाने लगे? यानी अगर पहले, अब बच्चों की गलती ये होती है कि हाउ एवर एविंग कहीं भी घुसा देते हैं। जहां भी आपने हाउ एवर लफ्ज लिखा है, मैं एज अ रीडर ये सपोज कर रहा हूं कि जो बात भी आप पीछे बताते आ रहे थे, अब आप उसके रिवर्स जाने लगे हैं। तो इससे पीछे मैं क्या बता रहा था? अच्छाइयाँ, यू शुड बी राइटिंग। तो अब हाउ एवर लिखने का क्या मतलब? अब क्या करूंगा? हाउ एवर। Sir, can you let Kinza in? अब और उसका भी कोई ना कोई तरीका बनाना Oh, wait, पड़ेगा never उनको भी, mind. Kinza is in. और उसको भी तरीका करना पड़ेगा कुछ हमें। अच्छा ठीक है बेटे, ठीक छोड़ो। उसका भी कोई यार ये क्या कर रहे हैं बच्चों? आप मेरे से कोई सवाल कर रहे हो या आपस में बात कर रहे हो? ये आमना का माइक खुला हुआ है। आमना, मेरे से कोई सवाल है? No, sir. अच्छा चलो। हाउ एवर, अब ऑपोजिट की तरफ जा रहे हैं भाई, काम की तरफ तवज्जो, काम की तरफ, बातों की तरफ तवज्जो है आपकी जरा। हाँ, इधर इधर तवज्जो। हाउ एवर का मतलब है आप ऑपोजिट की तरफ जाने लगे, और ऑपोजिट क्या होने लगा? कुछ बुराई है, और बुराई भी उन्होंने हमें बताई हुई है कि कौन सी बुराई है। उन्होंने दो बुराइयां हाईलाइट की हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हीं को यूज कर ले। हाउ एवर, और मैं बात भी कैसे करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं करना चाह रहा। ऐसे करना चाह रहा हूँ जैसे वो उस्मान के लेटर में जैसे हमने वो देखी थी, कि ऐसे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली बात वहां आ रही है। उस्मान भी नहीं है आज। अच्छा, हेलो उस्मान। उस्मान कटिंग करा ली है फाइनली, माशाल्लाह। गुड गुड। सर शर्मा ऐसे रहा है जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं होती। हाँ, आजकल वैसे ये आप लोगों को मेरी सिविली नहीं समझ आती हुई, क्योंकि आजकल मैंने देखा दुल्हने कोई नहीं शर्माती शर्मूती। वो तो कह रही होती है इधरों फोटो शूट कराओ, तो ऐसे करो, तो वैसे करो। खैर, हाउ एवर, इधर देख, फिर लगा अभी नहीं बात करेंगे। इधर इधर इधर, ये दुल्हन है। हाउ एवर, हाउ एवर, लाइक ऑल प्रीमियम फैसिलिटीज, जिस स्पोर्ट्स, कौन कर रहा है आदि? हाँ जी, क्या कर रहा है? ठीक है। हाउ एवर लाइक ऑल प्रीमियम फैसिलिटीज, द स्पोर्ट्स सेंटर, वो हिंदुओं के ना मंदिर में एक बुत पड़ा होता है इस तरह का, उसने ऐसे जुबान निकाली थी ना। हाँ, जिसको काली माता कहते हैं ना। पुत्र लिख ले कुछ, तुझे शर्म नहीं है जिंदगी में? तो काम तो होना चाहिए। However, the all like all premium facilities, the sports center membership is not for all. In fact, it is so expensive that only the elite may be able to join. At least that is, at least that is what we felt on the opening day exhibition. ये ना ऑफिस में कुछ गर्ल्स हैं, और ये पढ़ाई के बहाने से उधर है। इनको को सर ने कहा इधर बैठना है। फेल्ट ऑन द ओपनिंग डे एग्जीबिशन।
which was open for all। ये मुझे इसलिए लाजमन लिखना पड़ा क्योंकि ऊपर मैंने कहा क्लब ऐसे है जैसे एलीट के लिए हो। किसके लिए हो? मैंने कितना चल गया फिर उसे। राइटर जो है वो एक जर्नलिस्ट है। वो कौन है? स्कूल मैगजीन के लिए जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट नहीं एलीट क्लास का हिस्सा हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल कि जर्नलिस्ट एलीट क्लास का हिस्सा हो। सर आपने वीक क्यों? अमीर हो अगर आपकी ये मुराद है, फिर भी वो एलीट क्लास का हिस्सा होगा तो एलीट के खिलाफ रिपोर्ट कैसे करेगा? अब आप कुछ बोलिए, आमना आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। सर इसमें आपने वीक क्यों लिखा है? जी, क्योंकि अब मैं बताने लगा हूं कि मैं अकेला नहीं गया था। ओपन डे एग्जीबिशन है ना, तो बहुत सारे लोग होंगे। तो वो कह रही वी क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं बताने लगा हूं मैं दोस्तों के साथ गया था। अब क्या करने लगा हूं मैं? माई फ्रेंड्स एंड आई स्पेंट अ गुड। जी, जी। मी एंड माई फ्रेंड्स बिल्कुल ही गलत होता। माई फ्रेंड्स एंड आई होता। पुत्र बुलाया, पता है क्यों बुलाया इधर मैंने? क्योंकि उधर आप पढ़ नहीं रहे थे। इधर आगे भी अगर पढ़ना नहीं तो फिर क्या फायदा? पढ़ना है चुप करके। माई फ्रेंड्स एंड आई स्पेंट अ गुड। हाँ जी अब्दुल आदि। अब अ गुड आफ्टरनून। अ गुड यहाँ पे ना अच्छे के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, वॉल्यूम ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि कितना ज्यादा। गुड आफ्टरनून का होता है एक काफी लंबी आफ्टरनून गुजारी वहां पे, यानी ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए गए थे। फ्रेंड्स आई स्पेंड अ गुड आफ्टरनून एट एक्सप्लोरिंग द ऑफर्ड पैकेजेस। ओनली वीकेंड्स पैकेज packages made sense to us as they were। थोड़ा सा बड़ा लिखूं? as they were, आज ग्लासेस नहीं लगा गया है, साथ वाले से देख के लिखो। as they were within our reach as students। but अब but का क्या मतलब होता है फिर? जब हो गया मुझे लगा। सर उस्मान, सर आपकी तवज्जो नहीं काम पे। सर इधर रेहान साहब, इधर तवज्जो। बट लेकिन क्या हो? हाँ जी, नहीं चल रही होती है। बट लेकिन यहाँ अब क्या ऑपोजिट होने लगा है? जी, लेकिन क्या ऑपोजिशन होगी अभी? ऑपोजिशन ये होगी। बट पिछली लाइन में कहा गया है विद इन रीच आ गया। अब क्या हो गया? तो अब ऑपोजिशन विदाउट रीच से बाहर करने लगे हैं। बट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश ओवर द वीकेंड्स मेक्स इट अनडिजायरेबल। लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश होता है वो क्या करता है? इसको अनडिजायरेबल बना देता है।
क्या पॉइंट कवर हो गया? ऑटोनॉमस हो गया, ऑटोमेटिक चला गया, जबरदस्ती तो नहीं बनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपके लिए प्लस पॉइंट बनती है, आप लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने पॉइंट दिया होता है सिर्फ उसको निभाने की कोशिश करते हैं। आपको ये बात समझ नहीं आती कि जो पॉइंट उन्होंने दिया है, आपने उस पॉइंट के ऊपर अपना कमेंट ऐड करना है। हसान साहब, आपने उस पॉइंट पे अपना कमेंट, मिसाल के तौर पे उसने कह दिया वीकेंड पे बहुत रश होता है, तो आप उसकी वजह बता दें या उसका इफेक्ट बता दें। मैं हमेशा वजह और इफेक्ट दोनों बताता हूँ। यही पॉलिसी चलेगी पाक स्टडीज में, यही पॉलिसी चलेगी इस्लामियात में, यही पॉलिसी चलेगी इकोनॉमिक्स में, यही पॉलिसी चलेगी बिजनेस स्टडीज में, और यही पॉसिबिलिटी चलेगी कॉमर्स और अकाउंटिंग के थ्योरी वाले पार्ट्स में। क्या आपको जो भी कमेंट देना है, अगर आपने उसके पीछे उसकी कॉज और इफेक्ट नहीं बताया, तो आपके नंबर एकदम से नीचे गिर जाएंगे। सही आंसर भी आपका मार्क्स नहीं आपको दिला सकेगा, और आप कहेंगे सर गलती कुछ भी नहीं है, नंबर आए नहीं फिर भी। तो ये मैंने उसकी वजह बता दी आपको। गलती नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं जो आपने कमेंट दिया उसकी कॉज या इफेक्ट का है। और यही काम आपका मजमून या दरखास्त या इन सब में होता है। आपने कमेंट कर दिया यार वीकेंड पे रश बहुत होता है, क्यों भाई? वीकेंड पे उधर कोई फ्री गोलगप्पे बांट रहा होता है, क्या हो जाता है वीकेंड पे उधर? तो उन्हें बता दिया वीकेंड पे क्या हो जाता है। एक्चुअली मैं यही तो सिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, स्पेशली प्री ओ वालों को, कि अगर आप लोगों को मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आपके जिस मर्जी सब्जेक्ट में जाए आप बाहर नहीं खाएंगे। तो आपने इसलिए तीन तीन जुमलों का हर पैराग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट हिट करने के लिए, एक उसकी वजह बताने के लिए, एक उसका इफेक्ट बताने के लिए। लंबी रीजनिंग की तरफ जाना ही नहीं। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए बात को इस तरह बना बना के लिख रहा हूँ, वरना मैं इससे भी शॉर्ट में इसको कवर करता। ठीक है। और मैं वैसे भी ये तो एक्सटेम्पोर आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं ले रहा। वरना आमतौर पे मेरा लिखने का स्टाइल यही होता है कि जो भी लिखना होता है मैं पूरे का पहले दिमाग में एक माइंड मैप बनाता हूँ, फिर शुरू होता हूँ। आगे चलते हैं जी। अब एक पैराग्राफ हमें लिखना है अपनी राय देने के लिए, क्या करने के लिए? अब ये स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर में क्या होता है? स्पोर्ट्स से क्या फायदा होता है हमें? हेल्थ के लिए अच्छा होता है, एक्सरसाइज होती है, राइट? तो मुझे अचानक से एक कमेंट याद आ गया, किसी बंदे ने कहा था, कहता आधी दुनिया ना इसलिए भागती है कि वजन कम करे, और आधी दुनिया इसलिए भागती है कि रोटी खाने के लिए मिल जाए। बल्कि उसने ऐसे कहा था, आधी दुनिया रोटी के पीछे भाग रही है और बाकी आधी दुनिया रोटी हजम करने के लिए भाग रही है। ठीक है, जैसे ये हमारे उस्मान और रमदान है। हम्म। उसने जिम इसलिए ज्वाइन, ये हकीकत है, हमदान जैसे लोग हमेशा जिम ज्वाइन करते हैं क्या करने के लिए? वेट लॉस के लिए। और उस्मान जैसे लोग हमेशा जिम ज्वाइन करते हैं वेट गेन करने के लिए। और दुनिया में भी ऐसी ही है, मजदूर मजदूरी कर रहा है ताकि रोटी कमा सके। यानी कितनी अच्छी दुनिया है जिनको आप पैसे बहुत है, सेहत नहीं है। तो मुझे वो कमेंट वैसे ही याद आ गया और मजे का लग रहा है वो कमेंट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी मैंने जब राय देनी है तो मुझे प्रॉब्लम क्यों नजर, अब ये भी वजह आपको बताने लगा हूँ, मैंने पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव क्यों बताए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद अब मैंने जब अपनी राय देनी है तो मैंने क्या करना है, मैंने जो उसके नेगेटिव थे उनका हल बताना है इसको। क्या करना है? हल बताना है। तो उस कमेंट को इधर कैसे फिट इन कर सकता हूँ, जेन में आइडिया आ रहा है। Hmm. इट इज अनफॉर्चुनेट that these sports centers are, see, ठीक है, increasingly becoming elite clubs। क्या बनते जा रहे हैं ये? People join them just for fun। फन की बजाय यहाँ लफ्ज लिखना चाहिए लेयर, क्योंकि फन में भी एक्सरसाइज आ जाती है कहीं ना कहीं, लेयर में कोई एक्सरसाइज तो विले बैठने को कहते हैं। These
beautiful machines and facilities serve no purpose as those who truly serve no purpose as those who truly need or use them cannot afford them. I think they should have better packages for the youth. This will save our nation from a lot of brain rot. नमाज पढ़ के जब से आया हूं ना बड़ी खुशगवार मूड में हूँ। और मैंने दाखिल करते वक्त बच्चों को कहा था यार जल्दी क्लास में आ जाओ, मूड ना खराब करो। तो लेकिन मैं आपको क्लास में पढ़ता देखना चाहता हूँ। राइट। राइट। पढ़ नहीं रहे आप? नहीं। जी जी मैंने कहा तो है, हाँ। पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछ लो। अच्छा मुझे फिर भूल गया था थोड़ी देर के लिए कि आज वैलेंटाइन डे, लेकिन वैलेंटाइन डे की वजह से नहीं, बचपन से ही कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, अल्लाह का शुक्र है। ना ही कभी सर ये ख्याल पैदा मैंने वो हुआ। हॉस्पिटल हाँ, जाना है जिंदगी रोज मेरी ही कहाँ जाना है पापा बेटे? के साथ हाँ हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, चलिए चलो चलो, कोई बात नहीं, अल्लाह से। ओके, अल्लाह हाँ हाफिज जब फिर जब मिलते हैं। अल्लाह, हाँ अपना तो ऐसे ही चलता था जिंदगी में। ये हम नाम पूछ रहा है। वो थोड़ा था, ज्यादा था। हाँ, कोई बात नहीं। प्लीज गिव मी 1 मिनट। यानी एक ही चाहिए बस। और वो 1 मिनट में खाने के लिए नहीं मांग रहा। अब मैं जिस बात को वापस रिलैक्स करने के लिए मांग रहा हूँ। क्योंकि अगर अभी मैं रुक के 1 मिनट पानी नहीं पीऊंगा। देखें, दो तरह के मस्जिद में इमाम होते हैं। आपने कभी मस्जिद में नमाज पढ़ी है बाजमात? दो तरह के मस्जिद में इमाम होते हैं। एक वो होते हैं जो अल्लाह अकबर करके तो बड़ी अच्छी किरात करते हैं, सलाम फेरते हैं, दुआ कराते हैं, घर चले जाते हैं, उनकी जाने वाला पीछे को किसी को नमाज किसी ने सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। ठीक है। दूसरे मेरी तरह के पागल होते हैं। वो जब अल्लाह अकबर कर लेते हैं तो उनकी पूरी की पूरी तवज्जो इस बात पे होती है कि मेरे पीछे जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। इमाम का मकसद जो मैं समझता हूँ इमाम की जिम्मेदारी है कि वो सबको लेके चल रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर पीछे से कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा तो उसको नमाज के बाद प्यार से समझाना है, यार तो अगर नहीं थी पढ़नी कोई बात नहीं, तुम बाहर चले जाते हो। ये एक बहुत बड़ी ना गलत फहमी है कि अल्लाह की तरफ खुशू और खुजू से नमाज पढ़ने का मतलब है कि इंसान बेहोश हो जाता है नमाज में। नमाज ऐसे पढ़ो कि अल्लाह आपको देख रहा है और अल्लाह के अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मुक्तदी ने ऐसे ही करना है और इमाम ने भी ऐसे ही करना है। लेकिन इमाम को ये ज़हन में रखना है कि नहीं कि मैं इमामत करा रहा हूँ। तो जब आप सिपा सलार होता है तो वो दुश्मन को जब देखता है तो अपनी फौज के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसकी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा, एक उसको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है ना।
क्या आपने वो हदीस नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाते हुए किरत को मुख्तसर करके जल्दी नमाज खत्म कराई क्योंकि पीछे बच्चा रो रहा था? सुनिए कि नहीं वो रिवायत? मैं सुना देता हूँ आपको। सही बुखारी में लिखी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे तो लंबी किरत कर जाया करते थे अक्सर। वो हमारे मौलवियों की तरह नहीं है कि खुतबा लंबा सारा हो और नमाज छोटी सी हो जुमे की। तो एक दिन फजर की नमाज पढ़ाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को जल्दी खत्म किया, यानी किरत को शॉर्टन कर दिया। लंबी सूरत शुरू की थी लेकिन खत्म कर दी फौरन। अब होता है ना, 3 आयतें पढ़ ली तो आप अल्लाह को कर सकते, क्यों? क्योंकि पीछे बच्चा रोते की आवाज आ रही थी, तो वो जो माँ थी वो नमाज परेशान हो रही होगी, बच्चा लहदा परेशान हो रहा, अल्लाह के रसूल ने नमाज। इसका मतलब इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बंदे ने नमाज पढ़ाते वक्त करनी ही करनी परफॉर्म। सही है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीछे देख के नमाज पढ़ा रहा हो, ध्यान तो उसने अल्लाह की तरफ ही रखना है। ध्यान तो उसे किधर रखना है? अच्छा, तो मैं वापस आता हूँ। ये दूसरी तरह के जो इमाम होते हैं वो मेरी तरह के पागल होते हैं। तो इसलिए मेरी तरह के पागल होने से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि भाई जब मैं यहाँ खड़ा हूं ना, तो मैं पूरे अच्छे तरीके से मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप में से कौन जोम्बी बना हुआ है और सिर्फ पेन चलाई जा रहा है, और कौन एक्चुअली पढ़ रहा है मेरे से इस वक्त। तो जो तो मेरे से इस वक्त पढ़ रहा है, मैं समझता हूँ उसका हक है उसका कि वो क्लास में बैठे मुझे सुने। और जो मेरे से पढ़ नहीं रहा है, तो मैं समझता हूँ उसका क्लास में बैठने का हक भी। तो यस, ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें इस बात से एतराज होता है कि आप गप्पे लगा रहे हैं, राइट, या आप ठीक नहीं बैठे हैं, या आप लेट वगैरह, और ये सारे एतराजात मैं भी करता हूँ। लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा, आप अक्सर ऐसा होता है आप आपस में बात करते हैं तो मैं आपको देखने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि तब मुझे पता होता है ध्यान आपका मेरी तरफ है। मेरा फोकस किधर है, आपका ध्यान कहाँ पे है। तो कभी कभी आपकी बात करने से भी मैं एतराज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये बीच में कोई ऐसी बात है जिससे आपका ध्यान नहीं भटका। मिसाल के तौर पे, यार ये पेन पकड़ाई, मेरा पेन गिर गया है, पानी दें यार जरा, यू नो, जल्दी लिख ले यार जरा, आगे दिखाओ। तो मुझे यहाँ खड़े होकर पता लग रहा होता है, सामने देख रहा हूँ ना। मैं पढ़ाने के लिए प्रेफर भी इस मॉडल को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको हर टाइम देख सकता हूँ, बोर्ड की तरफ देखते हुए भी नहीं पढ़ा रहा। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आप चुप करके काम कर रहे होते हैं लेकिन मैं भड़कना शुरू कर देता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं इमरान? किसी टाइम आप चुप करके बैठे होते हैं, काम भी कर रहे होते हो, मैं भड़कना शुरू कर देता हूँ, क्यों अब्दुल आदि? हो जाता है ना ऐसे किसी टाइम। तो वो उस टाइम असल में ये हो रहा होता है कि मुझे पता होता है कि ये इस वक्त पढ़ नहीं रहा, बाकी जो कुछ भी चल रहा हो इसके दिमाग में पढ़ाई नहीं चल रही इस टाइम। यानी ये ऐसी नमाज पढ़ रहा है कि जिसमें ये सिर्फ टकरे मार रहा है जमीन को, नमाज नहीं पढ़ रहा। तो वो कभी कभी फिर मुझे इस पे ना तैश आ जाता है। आना नहीं चाहिए, प्यार से ही फिर भी समझाना चाहिए मुझे, लेकिन गुस्सा आ जाता है और दिल करता है कि मैं इसको बताऊं कि गलत जगह बैठे हो। तो लेकिन अभी आज मूड अच्छा है, मैं इसलिए मशवरा तन समझा रहा हूँ। क्यों दान? क्या करना है अभी हमें? इट इज अनफॉर्चुनेट, अब ये मेरी राय है और मैंने अपनी राय दे दी आपको। क्या राय देखे मैंने की, पिछली बात को कवर किया ना यार, इनको चाहिए को और बेहतर पैकेजेस डेवलप करें। समझ आ गई बात जुल्करनैन भाई? उस्मान, समझ आई बात? अब लेकिन मैंने क्या कहा था, रिव्यू में कितने पैराग्राफ लिखे हैं? पांचवा किस चीज का होना चाहिए? समरी का। अब ये सारी बातों को समराइज कर दें, चाहे 2 लाइनों में कर दें, एक सेंटेंस में कर दें, लेकिन ये क्या है? रिव्यू है। ये क्या है? रिव्यू के अंदर, सॉरी, मैंने कहा था कि जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो रेकमेंडेशन का होगा। वो किस चीज का होगा? आई रेकमेंड ऑल हु कैन अफोर्ड, आई रेकमेंड ऑल हु कैन अफोर्ड। एक और आप लोगों को बात बताऊं, वैसे आप लोग कभी पढ़ाना शुरू करें ना एज अ टीचर, तो आपको अच्छी लगेगी मेरी, तब आपको बल्कि समझ आएगी कि बेटे जब हम इस तरह से इधर उधर देख लेते हैं, यानी अभी मैं आपको देख रहा हूँ ना, तो मैं जैसे ही रुख इधर करूंगा ना, तो रुख इधर करने से पहले मुझे पता होगा कि मैं ये इस वक्त ना इसको कोई बात आई हुई है और ये इंतजार कर रहा है कब सर इधर मुंह करें तो मैं बात साथ वाले को कर लूँ, या कोई शरारत सूझी हुई है कि ये कब सर इधर मुंह करें तो मैं वो शरारत कर लूँ। तो वो अपना ये थोड़ी ऑफेंसिव चीज होती है। वो इसका तो मतलब ये होता है कि आप पता नहीं बेवकूफ समझ रहे हैं। ये ना किया करें, ठीक है? थोड़ी देर बर्दाश्त कर लिया करें, या मैंने फिर से मशवरा दे रहा हूँ, ना टाइम जाया करें अपना और टीचर का।
आखिरी जुमला, आई रेकमेंड ऑल हु कैन अफोर्ड। अब ये लॉजिकल रिकमेंडेशन है ना भाई, मैंने ऊपर कहा है सारे इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कैसे सबको रेकमेंड करूं ज्वाइन करने का। आपको जो मैं कह दूं यार ये बहुत महंगी गाड़ी है यार, हर बंदे के बस का रोग नहीं है, तो साथ कहना शुरू कर दूं तू ही ले अभी, तू ही ले अभी, तू ही ले, ऐसे करूंगा। तो मैं रेकमेंडेशन किसको दे, आई रेकमेंड ऑल हु कैन अफोर्ड टू ज्वाइन द स्पोर्ट्स सेंटर एंड आई रिक्वेस्ट द elite to create better opportunities for the rest of us as well। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज मैंने लिखा है, अगर कोई गैस कर लेना, तो जेब में 100 रुपए का नोट भी हुआ ना, अगर 500 का हुआ 500 का आपका, 100 का हुआ 100 का आपका। लो जी, एक, दो, तीन, 400, 500 ही निकल आया, देखो 100 100 वाले 5 नोट निकल आए हैं। नहीं है तो वो दे देता। देखा, मैं रख के आता हूँ घर भाई। अच्छा जी, 500 रुपया निकल आया जेब से। कोई बंदा अगर गैस कर ले कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है ये आखिरी जुमले में, Request. रेस्ट ऑफ। यार उस्मान ने पहले गैस किया इसलिए उस्मान के बनते हैं, अले भाई, तालियां मारेंगे सब उस्मान के लिए। देखो यार मैं फौरन सोचने का मौका, देखा, इसका मतलब मैं कल जो इसकी तारीफ कर रहा था, लिख इसके राइटअप की गलत नहीं तारीफ कर रहा था। कटिंग के वैसे कटिंग करा लें। अच्छा सुने जी, अस क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, अस क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेरे से सुन ले। अब ये नहीं मैं उस्मान को कहूंगा कि अगर तूने वजह ना बताई तो 500 वापस, ऐसा नहीं करेंगे। जेनुअन 500 बनता था उसको दे दी। अस क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, और से सुन ले। क्योंकि बेटे अगर यहाँ पे लिखा होता ना, टू क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, तो भी मतलब सेम होता, राइट। फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल भी मतलब सेम होता ना। लेकिन हमेशा आर्टिकल राइटर चाहता है कि उसकी राइटिंग से लोग रिलेट करें, क्या करें। तो रिलेटेबिलिटी ऐसे नहीं बनती, आई एम इन ट्रबल। रिलेटेबिलिटी कैसे बनती है, वी आर इन ट्रबल। यू आर इन ट्रबल से भी रिलेटेबिलिटी नहीं बनती। मैं तकरीर करूं कि तुम सब लोग इस वक्त बड़े ही नाजुक हालात से गुजर रहे हो, तो भी रिलेटेबिलिटी नहीं बनती। मैं नाजुक हालात से गुजर रहा हूं, तो भी रिलेटेबिलिटी नहीं बनती। हम नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, अब रिलेटेबिलिटी बनती है। अच्छा ये हमारे में से ही कोई बंदा है जो बात कर रहा है, दैट्स वाई इसमें सिखाने के एतबार से, जुमले के एतबार से नहीं, सिखाने के एतबार से मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है वो द रेस्ट ऑफ अस लिखी है। ये जेन में रखना है आपने हमेशा। ऑनलाइन वाले बच्चों आप सबको मेरी बात समझ आ गई है। Yup. Yes, sir. चलो जी, अब हम इसको रिकॉर्डिंग को इस वाली को क्लोज करते हैं, जल्दी से 2 आयतें पढ़ते हैं और छुट्टी मारते हैं आप लोगों के लिए।